तो अभी रिसेंटली हमने एक यूनिवर्सिटी को देखा है जो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसे गालियाँ पड़ रही हैं ऑनलाइन, जो कि रिसेंटली एआई समिट में जिसने एक रोबोट डॉग को अपना बता दिया था। दे आर टेलिंग दैट कि वो रोबोट डॉग उनकी इन्वेंशन है, उनके किसी डिपार्टमेंट ने उसको इन्वेंट किया है। जैसे इस चीज़ का खुलासा होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग चाइना से खरीद के लेकर आए हैं और अपना बता रहे हैं, तब से उस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, उस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी को ट्रोलिंग पहली बार झेलनी पड़ रही है। लगभग 1.5-2 साल पहले भी 2024 के जनरल इलेक्शन से कुछ टाइम पहले उस टाइम भी ऐसी कुछ हुआ था। उस टाइम भी इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ी थी, क्योंकि ये लोग निकल गए थे मोर्चा निकाल के, या शायद कुछ प्रोटेस्ट करने निकल गए थे और इनको उस प्रोटेस्ट का एजेंडा ही नहीं पता था। तो हम इस इशू को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं, और शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करें, पर मुझे यही लगता है कि अगर उस यूनिवर्सिटी की जगह कोई और यूनिवर्सिटी होती तो भी यही सेम चीज़ होती, कुछ अलग ना होता। कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती, कोई Tier 2 Tier 3 यूनिवर्सिटी होती, प्राइवेट कॉलेज होता, तो यही सेम चीज़ होती, कुछ अलग ना होता। जब इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने निकले थे 2 साल पहले, 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले, तब शायद ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इनहेरिटेंस जो टैक्स था उसके ऊपर। जिस चीज़ के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं उसका एजेंडा ही इनको नहीं पता था। तो ये चीज़ स्टेम कैसे होती है? जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो एक साइकोलॉजिकल ये चीज़ क्लियरली हमें दिखती है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। पर फ्लिप दिस सिचुएशन, इमेजिन करो कि आप किसी टेक्निकल डिग्री में हो, किसी प्रोफेशनल डिग्री में हो, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, इस वाली डिग्री में नहीं हो, तो क्या आपको इतनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी? जो पॉलिटिकली चीज़ें घटित हो रही हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस थी? बहुत कम चांसेस हैं कि आप उतना ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो गए अपने कॉलेज के टाइम पे। अभी अगर आप अपना कॉलेज परस्यू कर रहे हो और आपको हेयर एंड देयर बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी बहुत नॉलेज कहीं से मिल जाए तो वो अलग बात है। वो भी अगर आप इंटेंशनली उस चैनल के ऊपर जा रहे हो, वीडियोस के थ्रू नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपनी ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर क्या हम डीपर लेवल पे अवेयर हो पा रहे हैं उससे? तो ये सब एग्जैक्टली स्टेम कहाँ से करता है? ये सब कुछ स्टेम करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। जो रूट कॉज है वो है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जब आप स्कूल में हो तब आप स्कूल में हो, आपको फिर स्कूल से आकर के आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है, आपको स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना होता है, नॉर्मल, ये सब हमारे लिए नॉर्मल था। जब आप कॉलेज जाते हो तब फिर आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4, 5, 6 बजे तक कॉलेज के ही एटमॉस्फेयर में हो, क्योंकि मेरा भी यही था कि सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंच जाना है, घर से 1 घंटे पहले ही निकल जाना है, 7 बजे निकल गए और शाम को आ रहे हैं 6 बजे। 11-12 घंटे जब आप कॉलेज वाले ही जोन में हो, और जब शाम को 6-7 बजे आप लौट के आओगे तो क्या टाइम मिलेगा अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होने के लिए? कहाँ टाइम मिलेगा? अब मान लेते हैं कि शायद आपके कॉलेज का टाइमिंग ठीक है, 2-3 बजे ही आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी है। तब भी अगर आपका कॉलेज खत्म हो जाता है तो आपके पास में होते हैं 50 असाइनमेंट करने के लिए, और कॉलेज में लिटरली बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। आपको कंप्लीट करना होता है अपना सिलेबस, सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम्स की पढ़ाई करनी होती है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको किसी इवेंट के लिए स्लॉट मिल जाए, कि आपको किसी इवेंट के लिए टाइम मिल जाए, आपको आपका फैकल्टी या फिर आपको आपका कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम देते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे करण जौहर की मूवीज में दिखाया जाता है, वो कॉलेज लाइफ नहीं होती है। जो रियल Tier 2 Tier 3 यूनिवर्सिटी जिस तरीके से काम करती हैं, उनके अंदर में भी लाख कमियां हैं, पर वो लोग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, मे बी आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा के ही बिजी रखते हैं, पर बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। अगर आप अभी इस समय कॉलेज में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कि आपको आपके कॉलेज से कितना टाइम मिलता है किसी एनुअल फंक्शन को या फिर किसी एनुअल इवेंट को होस्ट करने का, और क्या आपको उस इवेंट को होस्ट करने के लिए कई बार परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? इतनी आसानी से वो परमिशन मिलती भी नहीं है। कुछ रेयर कॉलेजेस होंगे जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते होंगे, तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहिए और उनको सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की यही रियलिटी है। तो मैं जिस कॉलेज का हिस्सा थी वहाँ पे मैंने क्लोजली ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ होगा। और ये मेरा प्योर अजम्पशन है, मैं कोई हार्ड क्लेम्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ मेरे प्योर अजम्पशन सही है। जब ये एआई समिट होने वाला होगा या फिर इसकी डेट स्केड्यूल हुई होगी, तब कॉलेज में जो कॉलेज रेगुलर चलता रहता है, जो रेगुलर क्लासेस होती रहती हैं वो चल रही होंगी, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स होती हैं, ये सब चल रहा होगा, और अचानक से ये एआई समिट की जो डेट है वो शेड्यूल हो गई होगी, और इस यूनिवर्सिटी को भी ये बोल दिया गया होगा कि आपको भी यहाँ पे स्टॉल लगाना है जाके, कि आपको भी पार्टिसिपेट करना है। पर ना ही इनोवेशन है, ना ही इन्वेंशन है, और ना ही ट्रेनिंग है। तो ये एक प्री डिजाइंड, प्री वर्किंग एआई रोबोट ला करके दे दिया गया और बता दिया गया कि ओके,
अब यही है तुम्हारा इन्वेंशन। और कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जो चाहती होगी कि उसके पास में बहुत सारे एडमिशन्स हों, जो अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना चाहेगी, जो स्टेटस बिल्ड करना चाहेगी, और उसके पास में रिसोर्सेज होंगे अगर, तो वो यही करने का ट्राई करेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि किसी भी कॉलेज की सक्सेस किस तरीके से मेजर की जा सकती है, वो मेजर कर सकते हो आप कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना हाई है, उस कॉलेज में उस प्लेसमेंट से कितनी सैलरी लगी, एवरेज पैकेज एक स्टूडेंट का कितना था, कितने रिक्रूटर्स आए, कितने रिक्रूटर्स वो कॉलेज लेकर के आया, कितने बच्चे प्लेस हुए, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, उन्होंने क्या इनोवेट किया, ये बहुत ही सेकेंडरी हो जाता है जब तक आप IITs NITs से बिलोंग नहीं करते हो। आपके कॉलेज में क्या रिसर्च हुई, क्या इनोवेट हुआ, क्या इन्वेंट हुआ, ये सब बहुत ही सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि इतना आउटरीच करके या फिर उस यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को या फिर टीचर को या फिर उस फैकल्टी मेंबर के ऊपर आउटरीच करके कुछ हो जाएगा, बल्कि उन्होंने तो अपनी जॉब ही लूज़ कर दी। और ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि इतने सारे आउटरीच के बाद में नेक्स्ट सेशन में उस कॉलेज में एडमिशन होना बंद हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मल्टी डिमेंशनल फेलियर है। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इनोवेशन में, एक कॉलेज के अंदर रह करके अगर कोई स्टूडेंट अपने स्टार्टअप पे किसी रियल IP पे काम कर सकता है, तो उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है उस कॉलेज में फैकल्टी मेंबर का। और उस इनोवेशन के बाद में, उस इन्वेंशन के बाद में एक फैकल्टी को कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, एक फैकल्टी को कितना इंसेंटिव मिल रहा है, जो कि नल के बराबर होता है। और जब फैकल्टी मेंबर्स को सिर्फ कंप्लायंस के लिए रखा जाएगा, सिर्फ कॉपियाँ चेक करने के लिए रखा जाएगा कि आओ पढ़ाओ और जाओ, ये करने के लिए रखा जाएगा, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे किसी भी इन्वेंशन में। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फैकल्टी मेंबर्स होता है वो खुद ओवरबर्डनड होते हैं, इसीलिए वो सेफ प्ले करते हैं कि असाइनमेंट दो, सेमेस्टर के एग्जाम्स लो, वो मार्क्स दो और बस डील डन। तो यहाँ पे कोई टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिस्टमिक प्रॉब्लम है। कि जब मैं कॉलेज गई थी मेरा मेन पर्पस ही ये था कि मुझे प्लेसमेंट लेना है। 4 साल सिर्फ फाइनल ईयर आने का वेट कर रही थी मैं कि मुझे प्लेसमेंट लेना है। मतलब कि मैंने पहले के 3 साल कुछ नहीं किया, कोई इनोवेशन नहीं किया, कोई अवेयरनेस नहीं रखी, कुछ भी नया नहीं सीखा कि मैं क्यों ये सोचूं, मैं कुछ क्यों नया करूं, मैं क्यों कोई पब्लिश करूं पेपर नया। क्योंकि जॉब लेने के टाइम पे तो कोई ये सब नहीं पूछता है, इंटरव्यू के टाइम पे कोई ये सब नहीं पूछता है, क्यों मैं किसी प्रोटोटाइप पे काम करूं। सिर्फ टाइम पास किया और फाइनल ईयर आने तक सिर्फ प्लेसमेंट तक का इंतज़ार किया। क्योंकि व्हाट आई कंसिडर कॉलेज एज एंड व्हाट मोस्ट ऑफ अस कंसिडर कॉलेज एज प्लेसमेंट फैक्ट्रीज। क्योंकि कोई मास रिक्रूटर आएगा और हमें तो ले ही जाएगा, तो हम क्यों सोचें जब हमें पता है कि हमारा जो मेन एम है वो प्लेसमेंट है। तो हम क्यों सोचें कि हमें किसी AI समिट में जाना है, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाना है, देश के लिए कुछ नया बिल्ड करना है। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज फिर से बोल रही हूँ कि स्कूल से लेके कॉलेज तक हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि पढ़ लो, याद कर लो और करेक्ट आंसर याद करके लिखाओ और कंप्लायंट रहो। और यही सेम चीज़ होती है हमारे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में। हमारे आसपास में क्या हो रहा है उस चीज़ की अवेयरनेस भी हमें इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारा मेन एम है प्लेसमेंट। हमारा मेन एम बन जाता है कि जॉब लेना। हमारे आसपास में क्या हो रहा है हम इस चीज़ पे अवेयर होना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती हैं। पर कॉलेज ने ये डिसाइड कर लिया एक दिन आके कि हाँ तुम्हें रोड पे उतरना है, तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो जाओ। और जब हम एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे होते हैं तो एज कॉलेज स्टूडेंट ना ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता होता है, ना इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ना पॉलिटी पढ़ाई जाती है, और कह दिया है कि जाओ प्रोटेस्ट में उतर जाओ जाके। और जब हमें कोई भी चीज़ पढ़ाई नहीं गई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ पढ़ाया नहीं गया है, ढंग से नहीं पढ़ाया गया है। स्कूल में तो सब पढ़ते हैं पर डीपर लेवल पे जब हमें उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जितने भी सोर्सेज हमें सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे उसी सबसे हम अपना व्यू पॉइंट डिराइव कर लेंगे और आधी अधूरी नॉलेज लेकर के हम सड़क पे उतर जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम किस एजेंडा से प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। स्कूल में सीखा है हमने कंप्लायंस, हर क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा, हमें ये पता है। पर जब भी कोई भी चीज़ हम नई इनोवेट करने उतरेंगे, हम कोई नया प्रोजेक्ट अगर गिटहब पे पुश करते हैं, अगर कोई टेक्निकल डिग्री से है तो उसे पता होगा कि अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बिल्ड करने जाते हो या कुछ भी इनोवेट करने जाते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी कन्फ्यूजन। एंड वी आर नॉट रेडी फॉर कन्फ्यूजन, वी कैन नॉट टॉलरेट कन्फ्यूजन। जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो है क्या पहले 2-3-4 बार में फेल हो गए, वी आर नॉट रेडी फॉर फेलियर। तो हमारी एज स्टूडेंट, एज ह्यूमन बीइंग, एज सिस्टमिक प्रोडक्ट, हमारी मसल मेमोरी कुछ भी नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कभी तैयारी नहीं हो पाती है क्योंकि बचपन से लेकर के 20-22 साल की उम्र तक हमें सिर्फ कंप्लायंट रहना ही सिखाया जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, पासिंग आउट फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 कॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बोल सकती हूँ आई एम नॉट रेडी फॉर
लर्निंग न्यू थिंग्स ईजिली। मेरी मसल मेमोरी इज़ नॉट रेडी फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। मे बी हमारे अंदर वो इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें नई चीज़ें सीखने का शौक है, हमें पसंद है, पर क्या हमारी मसल मेमोरी तैयार है? कन्फ्यूजन झेलने के लिए तैयार है? फेल होने के लिए तैयार है? क्या उस कन्फ्यूजन को लेकर के 5-6 दिन बैठे रह करके उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है? द आंसर इज़ क्लियर नो। मुझे कोई नई चीज़ सीखने के लिए बोल दे कोई, या मैं कुछ सोच लूँ कि मुझे नई चीज़ सीखनी है, आई विल टेक 6 मंथ्स। सीखने के लिए नहीं, अपने आप को रेडी करने के लिए आई विल टेक 6 मंथ्स। पता नहीं मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी थी कि इंडिया विल प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ जेन्युइन ओरिजिनल वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेटर्स, बट इट वोंट कम फ्रॉम द सिस्टम, इट विल कम डिस्पाइट द सिस्टम। तो हमें एज ह्यूमंस, एज स्टूडेंट, आपको एज अ स्टूडेंट डिसाइड करना होगा व्हाट डू यू वांट टू बिकम। डू यू वांट टू बी एन एग्जाम क्रैकर या फिर अ वर्ल्ड चेंजर? अदरवाइज कुछ नहीं बदलेगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।